Hello student, welcome to online study of Ashadip International School. In today's session, subject is Science, Standard 8th, Chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence, Session 2. In the first session, I have already explained you what is adolescence and what are the major changes that occur at the age of onset puberty. Now, we are going to continue this chapter. So, let's start. Next one is secondary sexual characters. In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair, that is mustache and beard. अब पुबर्टी की एज पे ना गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और जो बॉयज़ होते हैं उनके फेस पे हेयर आते हैं जिसको हम मूछें एंड दाढ़ी बोलते हैं. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. अब ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिससे हम मेल एंड फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर मेल और फीमेल, इसीलिए इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोला जाता है. बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. इनके फेस के अलावा चेस्ट पे भी हेयर जो है वो ग्रो होते हैं. In both boys and girls, hair grows under the arm and in the region above the thighs or the pubic region. अब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में आर्म्स के अंडर में और पब्लिक रीजन के अंदर भी हेयर का ग्रोथ होता है. The changes which occurs at adolescence are controlled by hormones. अब इतने ऑल ऑफ सडन चेंजेस आते कहाँ से है? वो कंट्रोल्स इट. तो ये जो कंट्रोल है वो हॉर्मोन्स करते हैं. हॉर्मोन्स आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम. अब ये हॉर्मोन्स जो है वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं? तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं और उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं. द मेल हॉर्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन begins to be released by the testes as the onset of the puberty. अब ये मेल के हॉर्मोन्स होते हैं जिनको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो रिलीज कहाँ से होते हैं? तो वो टेस्टिस में से रिलीज होते हैं. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormones or estrogen which makes the breast develop. अब ये जब ये पुबर्टी जो है वो स्टार्ट होती है, जब ये मैच्योरिटी स्टार्ट होती है रिप्रोडक्शन की, उस टाइम पे जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं वो ओवरीज के अंदर से प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं और इनकी वजह से, ये हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट जो है उनका डेवलपमेंट होता है. मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. The production of these hormone is under the control of another hormone secreted from the endocrine gland called pituitary gland, which is attached to the brain. अब जो गर्ल्स होती है उनके अंदर मेमरी ग्लैंड होती है ब्रेस्ट के अंदर. ये जो ग्लैंड है उनका डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा? तो इनको जो कंट्रोल करते हैं इनके डेवलपमेंट के, वो हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन से नहीं होते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं. और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच टू अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. अब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर से जो हार्मोन्स है ना वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो सिक्रेट होते हैं और ये पर्टिकुलर जिस पार्ट पे पहुंचते हैं उनको हम टारगेट साइट बोलते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर आल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स. अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसीलिए हम उनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं. Now, reproductive phase of life in humans. In females, the reproductive phase of life begins at puberty and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. अब फीमेल्स जो हैं उनके अंदर पुबर्टी के टाइम पे ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट होता है जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, और 45 से लेके 50 इयर्स की एज तक ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो रहता है.
The ova begin to mature with the onset of the puberty. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. अब ये जब ओवा जो है वो मैच्योर होता है तब उसके अंदर से ना एवरी मंथ ऑलमोस्ट 28 टू 30 डेज के अंदर जो वन ऑफ द ओवरीज के अंदर से एग जो है वो रिलीज होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक so as to receive the egg in case it is fertilized and begins to develop. अब क्या होता है कि जो एग रिलीज होता है अगर उसके साथ जो स्पर्म होता है उसका फ्यूजन होगा तो जाइगोट डेवलप होता है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर. तो उसका जो डेवलपमेंट होता है ना जाइगोट का वो कहाँ पे होता है, वो यूट्रस के अंदर होता है. इसीलिए इस पीरियड के अंदर क्या होता है कि यूट्रस जो है वो थिक बन जाता है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो एग जो है उनको ये सपोर्ट कर सके. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज एग एंड द thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ये एग होता है वो रिलीज हो जाता है और उसके साथ साथ जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं और ये जो थिकनेस थी यूट्रस वॉल की ये सब कुछ शेड ऑफ होता है. ये सब कुछ बॉडी के अंदर से रिलीज होता है. दैट्स वाई ब्लीडिंग होता है. दिस गोज ब्लीडिंग इन वुमन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. अब विमेन के अंदर उस पीरियड के अंदर ब्लीडिंग होता है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट पुबर्टी एंड इज टर्म्ड एज द मेनार्क. अब फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो पुबर्टी पे होता है एंड ये इसको हम मेनार्क बोलते हैं. एट 45 to 50 years of age the menstrual cycle stops. Stoppage of menstrual is termed as menopause. अब 45 से लेके 50 की एज पे जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है और इसको हम मोनोपोज बोलते हैं. एंड इवन जब ये मेनार्क स्टार्ट होता है इट मीन्स फर्स्ट टाइम जब ये एग रिलीज होता है उसके बाद ये जो साइकिल है उसको कंटिन्यूएशन में आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है. लाइक स्टार्टिंग के अंदर जो ये मेंस्ट्रुएशन है वो माइट बी पॉसिबल कि इरेगुलर होता है, फिर धीरे धीरे ये रेगुलर हो जाती है साइकिल एंड एवरी 28 to 30 डे पे एग्स जो है वो रिलीज होते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen which makes the breasts develop. अब पुबर्टी की एज पे फीमेल के अंदर जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development. ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर एग जो है वो फर्टिलाइज्ड होता है फिर उसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो पूरा यूट्रस के अंदर होता है. नाउ how is the sex of the baby determined? Now how we can determine whether the baby would be a baby girl or baby boy. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosome in the fertilized egg. अब ये जो fertilized egg है उनके अंदर से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है यानी कि लड़का होगा या लड़की होगी. ये कहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है और ये क्रोमोसोम फर्टिलाइज्ड एग के अंदर होते हैं. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. अब सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर 23 pairs of chromosomes होते हैं. 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y. अब ये 23 पेयर में से 1 पेयर ऐसी होती है जहाँ जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं और इस क्रोमोसोम्स का नाम होता है X and Y. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. अब फीमेल के अंदर दोनों X क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि मेल के अंदर X होता है and 1 is Y chromosome. The gametes have only one set of chromosome.
वी नो वेरी वेल जो ये जाइगोट होता है वो सिंगल सेल्यूलर होता है। दैट्स वाई जो ये गैमेट्स होते हैं उनके अंदर भी एक ही पेयर होती है क्रोमोसोम की। नाउ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज दैट वी नीड टू सी। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो वुमन का होता है और वुमन के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सो अनफर्टिलाइज्ड एग के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा। वन काइंड ऑफ स्पर्म हैज एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज अ वाई क्रोमोसोम। अब ये जो स्पर्म है, कुछ टाइप के स्पर्म्स ऐसे हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और कुछ स्पर्म्स के अंदर वाई क्रोमोसोम होते हैं। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have two X chromosomes and develop into a female child. अब मान लो कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसके साथ X क्रोमोसोम वाले स्पर्म का अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट के पास 2X क्रोमोसोम्स हुए, एक अनफर्टिलाइज्ड एग का और एक जो है वो स्पर्म का। सो 2X क्रोमोसोम्स, इट मीन्स उसमें से जो बेबी होगा वो बेबी गर्ल यानी कि फीमेल चाइल्ड होगा। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। अगर स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम वाला है, उसका फर्टिलाइजेशन एग के साथ होता है, देन अब जो फर्टिलाइज होके जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर एक एक्स है एंड एक वाई है, इट मीन्स एक मेल चाइल्ड यानी कि लड़का होगा। नाउ हियर यू कैन सी जो एग्स होते हैं उनमें दोनों एक्स ही होते हैं। अगर उसके साथ वाई का फ्यूजन होता है तो पैर बनेगी एक्स वाई यानी कि लड़का होगा। और अगर स्पर्म जो है वो एक्स स्पर्म जो है वो एग के साथ अगर फर्टिलाइजेशन करता है तो ड्यूअल एक्स बनेंगे यानी कि लड़की होगी। नाउ हियर यू कैन सी कि ये लड़का होगा या लड़की, ये एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो स्पर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जनरली इन आवर सोसाइटी वी यूज टू ब्लेम विमेन फॉर गिविंग बर्थ टू द अ गर्ल, बेबी गर्ल चाइल्ड। अगर लड़की होती है ना तो हम जनरली उनकी मम्मा जो होती है उनको ब्लेम करते हैं कि इनको तो सारी लड़की ही होती है, लड़के नहीं होते हैं। बट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन अ मैन, नॉट ऑन द वुमन। ये मैन के ऊपर डिपेंड है, उनका कौन सा स्पर्म है वो फर्टिलाइज होता है, उनके ऊपर डिपेंड होता है। दैट्स वाई वी शुड नेवर एवर ब्लेम अ वुमन फॉर हैविंग अ बेबी गर्ल एज चाइल्ड। अगर लड़की होती है तो उसमें वुमन का कोई फॉल्ट नहीं होता है। नाउ हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स। अब तक हमने सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में यानी कि मेल के जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं फीमेल के होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। अब हमारे बॉडी के अंदर बाकी के जो हॉर्मोन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स कॉल्ड थायरोक्सिन। यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है वो जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको थायरोक्सिन बोला जाता है। गोइटर डिसीज इज कॉज्ड इफ थायरोक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। अगर थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो गोइटर नाम का डिसीज होता है, जिसके अंदर नेक जो है ना वो पूरा स्वॉलन हो जाता है, पूरा फूल जाता है। तो जनरली हमें डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि हमें जो सोल्ट है वो आयोडीन वाला खाना चाहिए, बिकॉज आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर वर्क में हेल्प करती है। द adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood। अब जो ये एड्रेनल ग्लैंड होती है वो क्या करती है कि वो जो हार्मोन सीक्रेट करती है उनसे सॉल्ट का बैलेंस होता है ब्लड के अंदर। इट प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रेनालिन विच हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस। अब इनके अंदर से जो एड्रेनालिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस होता है उनको रिलीज करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। थायराइड एंड एड्रेनल सीक्रेट्स देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। अब ये जो थायराइड एंड एड्रेनल जो है ये दोनों कब हार्मोन सीक्रेट कर पाएंगे, जब पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन अपने हार्मोन्स के थ्रू उनको सिग्नल्स देगी। सो अगर मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अगर प्रॉपर वर्क नहीं करती है
देन थायराइड एंड एड्रिनल जो है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक पिट्यूटरी इन दोनों को ऑर्डर नहीं करती तब तक ये दोनों अपने हिसाब से जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट नहीं कर सकते। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। अब पिट्यूटरी जो ये ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं जो हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। अब ये हमने बात की कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो है उनका क्या रोल होता है। अब इनका रोल इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स में क्या है वो देखते हैं। चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लार्वा है उसमें से एडल्ट फ्रॉग बनता है उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, बिकॉज लार्वा एंड अगर एडल्ट फ्रॉग की बात करो तो दोनों में वास्ट वेरिएशन होता है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। अब ये मेटामॉर्फोसिस कैसे कंट्रोल होगा, तो ये इंसेक्ट के हार्मोन से कंट्रोल होता है। In a frog, it is controlled by thyroxine, the hormones produced by thyroid. अब फ्रॉग के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस का जो फेज होता है वो कैसे कंट्रोल होता है, ये डेवलपमेंट जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन से होता है। एंड एज वी नो थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। द थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब अगर थायरोक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पानी के अंदर आयोडीन की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. अगर मान लो कि जिन पानी के अंदर tadpoles जो है वो ग्रो कर रहे हैं बट वहाँ पे सफिशिएंट आयोडीन नहीं है उस पानी के अंदर, तो वो tadpole के अंदर से एडल्ट फ्रॉग्स नहीं बन सकते। इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर सफिशिएंट अगर आयोडीन नहीं है तो गोइटर नाम का डिसीज होता है, बट फ्रॉग के अंदर तो ये टेडपोल में से एडल्ट्स बन ही नहीं सकते। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। अब हमारी जो हेल्थ है इट इज़ नॉट जस्ट ऑल अबाउट द फिजिकल हेल्थ। सिर्फ हम बीमार नहीं है तो हम हेल्दी है ऐसा नहीं है। वी शुड बी मेंटली कंप्लीटली फिट। लाइक हम अगर मेंटली फिट नहीं है, लाइक अगर कुछ स्ट्रेस है, देन ऑल्सो हम हेल्दी है ऐसा हम नहीं बोल सकते। सो फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, एवरी ह्यूमन बींग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अगर हमें अपने बॉडी को हेल्दी रखना है यानी कि हमें फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड डाइट लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज। अब बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें पर्सनल हाइजीन की भी केयर करनी है और हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। नाउ न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंट्स। अब जो ये एडोलसेंट्स होते हैं उन सब के अंदर ग्रोथ जो है वो बॉडी का होता है, काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव अ हेल्दी फूड। द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान। इसीलिए जो डाइट का प्लानिंग है वो केयरफुली करना चाहिए। A balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats and vitamins in requisite proportion. अब हम जो ये बैलेंस डाइट लेते हैं उसका मीनिंग क्या है, जिसके अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये सब कुछ हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रपोर्शन के अंदर होने चाहिए। Here we can say this one is an example of the balanced diet जिसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स भी, फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं, राइस, दाल, रोटी एंड सलाद। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। अब मिल्क जो है ना उसके अंदर से ऑलमोस्ट हमें विटामिन सी के अलावा सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सो वी यूज टू कंसिडर इट एज वन ऑफ द बैलेंस्ड फूड।
फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। अब हमें फ्रूट्स भी खाने चाहिए बिकॉज वो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। अब इन्फेंट्स जो होते हैं, जो बोर्न बेबी होते हैं ना, वो डायरेक्टली खाना नहीं खा सकते, तो उनके मम्मा जो है उनको ब्रेस्ट फीड करवाती है, उनसे सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं। Iron builds blood and iron-rich foods such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry that is amla are good for adolescents। अब आपके बॉडी के अंदर ना आयरन जो है ना वो भी प्रॉपर होना चाहिए। दैट्स वाई आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड मीट, सिट्रस, आंवला ये सब कुछ खाना चाहिए बिकॉज ये सब आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चिप्स एंड packed or tin snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value। अब ये चिप्स है या तो कोई भी फूड पैकेट है, वो कभी भी बैलेंस डाइट को फुलफिल नहीं कर सकता बिकॉज उसमें प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई हमें रेगुलर मील जो है वो कंपलसरी लेना चाहिए। बिकॉज यू मे थॉट कि आज खाना नहीं खाना है, उसके बदले कुछ पैकेट फूड्स खा लेंगे, अल्टीमेटली एनर्जी तो मिल ही जाएगी। एनर्जी तो मिलती है बट वो हमारी हेल्थ के लिए उतना हेल्दी नहीं होता है, सो यू शुड अवॉइड इट देम। पर्सनल हाइजीन। Everyone should have a bath at least once every day। डेली एक बार हमें बाथ लेना चाहिए। It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly। अब टीनेजर्स जो है उनको एटलीस्ट वंस एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल 2 टाइम्स जो है वो बाथ लेना चाहिए बिकॉज आपकी जो ये स्वेट ग्लैंड्स है वो काफ़ी एक्टिव होती है, जिसकी वजह से ना स्टिकी हो जाती है स्किन और बॉडी के अंदर से स्मेल आती है। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, स्किन के डिसीज होने के भी चांसेस होते हैं। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम गर्ल्स को प्रॉपर केयर लेनी चाहिए। They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation। अब गर्ल्स जो है उनको ये पता होता है कि 28 to 30 डेज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिपीट होती है, सो उनको ट्रैक करके अच्छे से सब केयर लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। अब आपको क्या करना चाहिए, बाहर फ्रेश एयर के अंदर खेलना चाहिए ताकि आपका बॉडी भी फिट रहे एंड हेल्दी भी रहे। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। अब सबको वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और आउटडोर गेम्स जो है वो खेलनी चाहिए ताकि आपका जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। नाउ से नो टू ड्रग्स। माइट बी पॉसिबल इस एज के अंदर जो है वो ड्रग्स लेने का मन हो या तो कोई फ्रेंड ऑफर करे, तो इस एज पे ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor। जो हम मेडिसिन लेते हैं ना उसमें भी कुछ ड्रग्स होते हैं, सो अगर कुछ ऐसी फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं देन यू शुड टेक इट। अदरवाइज अगर आपको कोई ऑफर करे कि इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ड्रग्स आर एडिक्टिव, दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। अब ये ना एक एडिक्टिव होता है, एक बार लोगे तो बार बार लेने का मन होता है और इवन ये लॉन्ग टर्म पे आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। नाउ एड्स, इट इज वन ऑफ द डिसीज। एड्स को बाय डेंजरस वायरस HIV। ये HIV नाम के वायरस से होता है। इट कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। अब ये कैसे स्प्रेड होता है, मान लो कि कोई एक पर्सन है जिसको एड्स है, उन्होंने एक सिरिंज यूज़ की है ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए और सेम सिरिंज, वही सिरिंज आप भी यूज़ करते हो,
ड्रग्स के लिए दैन माइट बी पॉसिबल कि एड्स जो है वो होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर मदर जो है उनको एड्स है तो बच्चे को भी एड्स होता है, बिकॉज जब ये ब्रेस्ट फीड करते हैं तब उनके थ्रू एड्स के जो HIV वायरस है वो उनके बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. ये sexual contact अगर होगा then also HIV होता है. So we should be aware about such situations. Here I have explained you entire chapter. Thank you.